पैलेस में ना एक था राजा एक थी रानी। अब पूरा पावर था राजा के हाथ में और जनता करती थी गान गुलामी। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर कानून बनाने का बात हो तो वो भी बनाएगा राजा, और कानून फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी देखेगा राजा, और अगर किसी को पनिश करना वो भी करेगा राजा। कुल मिला के बात ये है कि पूरा का पूरा पावर था पहले राजा के हाथ में। फिर राजा बैक टू प्रेजेंट, आज का समय जहाँ दुनिया भर में जितने भी राजा थे वो लौंडियाबाजी कर करके बर्बाद हो चुके हैं। अब हमारे कंट्रीज को चलाता है गवर्नमेंट, पूरा पावर गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो हमारा गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए पावर को आपस में शेयर करता है। और आज क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का हमारा पहला चैप्टर पावर शेयरिंग में हमें यही जानना है कि कैसे गवर्नमेंट पावर को शेयर करता है, जिसके लिए 2 एग्जांपल दिया गया है, एक बेल्जियम का एक श्रीलंका का। हमें देखना है कि इन दोनों कंट्रीज पे गवर्नमेंट किस तरीके से पावर को शेयर करता है और कंट्री को चलाता है। बट इससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी निकल जो स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीजें करो जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये चैप्टर मरते दम तक याद रहे। तो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। आओ सबसे पहले देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर पे पावर कैसे शेयर होता है। बेल्जियम ना एक बहुत ही छोटा सा यूरोपियन कंट्री है। ये कंट्री अपना बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से एंड लक्समबर्ग से। और ये कंट्री बेल्जियम हमारे हरियाणा स्टेट के साइज का ही है। और बेल्जियम का पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हरियाणा का आधा है भाई साहब। अब तुम लोग बताओ कि तुम में से कौन कौन हरियाणा से हो। खैर कंट्री का ज्योग्राफी देख लिया, अब एथनिक कंपोजिशन देखते हैं, यानी कि इस कंट्री में कैसे कैसे लोग रहते हैं। बेल्जियम के अंदर भी ये जो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ टोटल पॉपुलेशन में से 59% लोग रहते हैं और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 40% लोग वोलेनिया रीजन पे रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और यहाँ बचे हुए 1% बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। यानी कि इस कंट्री के अंदर पे 3 लैंग्वेज मेनली चलता है, डच, फ्रेंच और जर्मन। और तीनों अलग अलग रीजन पे रहते हैं। बट देखो कंट्री का कैपिटल का सीन बिल्कुल अलग है। ये है बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स, जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स एग्जाम्पल भी बताता है। ओवरऑल कंट्री पे डच स्पीकिंग लोग बोलने वाले ज्यादा है, बट कैपिटल के अंदर पे फ्रांस स्पीकिंग लोग ज्यादा है। अब बेल्जियम के अंदर पे फ्रांस बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग आपस में लड़ते मरते रहते थे और इसी को कहते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अभी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों था, इसके पीछे 2 रीजन था। पहला, बेल्जियम के अंदर पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना, ये थे तो माइनॉरिटी में कंट्री पे, बट इनके पास पावर और पैसा बहुत ज्यादा था और इसका ये मिसयूज भी करते थे। जबकि जो डच स्पीकिंग लोग थे कंट्री के अंदर पे मेजॉरिटी पे थे, बट उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है, जो एजुकेशन का बेनिफिट होता है, वो काफी लेट मिलता था। और ये चीज ना हर कंट्री पे होता है। हमारे इंडिया पे देख लो, जितने भी अमीर लोग हैं सारे मजे लेके जाते हैं, बट उनका नंबर्स काफी कम है कंट्री पे। अब इसका नतीजा क्या होता है देखो, 1950s से 1960s तक इन दोनों कम्युनिटी के बीच घनघोर लड़ाई होता है। और जो कंट्री का कैपिटल ब्रुसेल्स था, वहां तो भाई साहब अलग ही लेवल पे वायलेंस चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। अब इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए बेल्जियम के गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा करा जिससे दोनों ही कम्युनिटीज आपस में ना लड़े। और उन्होंने जो भी करा ना उसे कहा गया अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सिंपल डेफिनेशन ये है कि तुम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन पावर्स को अलग अलग कम्युनिटीज में शेयर कर रहे हो ताकि सारे लोग पीसफुली रह पाए। बेल्जियम के गवर्नमेंट ने 1970 से 1993 के बीच 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, जिससे वो कंट्री के अंदर पे सारे लोगों को इक्वल बना सके, जो भी डिफरेंसेस थे उसे खत्म कर सके। अब आओ देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर पे इक्वालिटी पीस लाने के लिए क्या क्या चेंजेस लाया। पहला, कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहां से कंट्री को चलाया जाता है, वहां पे जो मिनिस्टर्स का नंबर है ना, वो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग बराबर रहेगा। और अगर कोई भी स्पेशल कानून बनाना होगा तो उसमें दोनों ही कम्युनिटी का मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कम्युनिटी को ये चीज करना पसंद है तो कर देगा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि स्टेट का भी कुछ अपना पावर हो, वो सेंटर का सब ऑर्डिनेट की तरह काम ना करे। फिर बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया जाता है और वहां भी दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बेल्जियम के अंदर भी अब बस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, स्टेट और सेंटर के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगा। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया था, यानी कि डच स्पीकिंग लोगों के लिए अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के लिए अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट अपने अपने कम्युनिटी के लिए काम करेगा, समझ रहे हो बात। अब इन चेंजेस का रिजल्ट ये आता है कि बेल्जियम के अंदर पे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाता है, जो सिविल वॉर का सिचुएशन बन रहा था वो रुक जाता है, बेल्जियम दोबारा यूनाइटेड हो जाता है और कम्युनिटीज अपना राइट्स प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद बेल्जियम का ये मॉडल पावर शेयरिंग का इतना पॉपुलर होता है कि आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, और यूरोपियन यूनियन तो इतना फैन हो जाता है इसका कि वो अपना हेडक्वार्टर बेल्जियम में रख देते हैं। तो ये था बेल्जियम का मॉडल, जहाँ वो कैसे पीसफुली पावर को कम्युनिटीज में आपस में शेयर करते हैं और बहुत ही पीसफुली रहते हैं। अब आप देखते हैं कि श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयर होता है। श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जितना कि हमारे हरियाणा स्टेट पे रहते हैं। इसके बाद श्रीलंका के अंदर पे किस किस तरह के लोग रहते हैं, यानी कि उनका एथनिक कंपोजिशन। श्रीलंका का 70% पॉपुलेशन सिनाला लैंग्वेज बोलता है, जो कि ये रीजन पे रहता है, और 18% लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी 18% तमिल बोलने वाले लोग भी 2 तरीके के हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, और दूसरा इंडियन तमिल्स जिनके 4 फादर्स इंडिया से माइग्रेट करके एज ए प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में रहते हैं, और अब ये इंडियन तमिल्स है जो श्रीलंका में रहते हैं, राइट। इनके अलावा 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है बाय रिलीजन, और दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिनाला एंड तमिल्स। जबकि रिलीजन के मामले पे सिनाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट है और तमिल बोलने वाले लोग हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। अब तुमने एथनिक कंपोजिशन जान लिया, वो जो
एथनिक ग्रुप्स है वो आपस में लड़ते भी है, हर कंट्री में होता है, श्रीलंका में भी होता है। अब देखना ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन कैसे लाते हैं। जैसे बेल्जियम के अंदर पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एकोमोडेशन करा गया था, बट श्रीलंका के अंदर पे गवर्नमेंट ने रास्ता चुना मेजोरिटेरियनिज्म का। भाई साहब कितना डिफिकल्ट वर्ड है यार, मुंह में नहीं आ रहा था। अब इस वर्ड का मतलब ये होता है जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री को चलाएगा, वही कंट्री का क्या डिसीजन लेना है लेना वो डिसाइड करेगा, माइनॉरिटी को इग्नोर करेगा। बट तुम्हें पता यार कंट्री ऐसे नहीं चलता यार कि जो मेजोरिटी पे वो मनमानी करेगा अपना, माइनॉरिटी को कुत्तों की तरह कंट्री पे जीना होगा, ऐसा नहीं होता यार। जब भी ऐसा होता है तो लड़ाई होता है, और वही होता है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंदर पे सिनाला कम्युनिटी के लोगों का डोमिनेंस बढ़ने लगता है क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, और सिनाला कम्युनिटी अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट के अंदर पे बढ़ाए रखने के लिए ढेर सारे स्टेप्स लेते हैं। पहला चीज तो 1956 को एक एक्ट पास किया जाता है जिसकी मदद से सिनाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका कर दिया जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट के अंदर पे ऐसे पॉलिसीज बना जो बस सिनाला लोगों को सपोर्ट करता था, चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, जॉब के मामले पे हो, हर जगह गवर्नमेंट बस सिनाला कम्युनिटी को फेवर कर रहा था। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बुद्धिस्ट लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसे प्रमोट कर रहा था, और बाकी सारे लैंग्वेज जो कंट्री पे चल रहा है उसे इग्नोर कर रहा था। अब भाई साहब तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है? कंट्री के अंदर पे किसी एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्यार करा जा रहा है, मतलब फेवरेट है, वो दुलारे है, वो क्या यार इतना प्यार मेरी क्रश भी मुझे करती यार, मतलब सारे लोंडो के सामने मैं उसका फेवरेट हो रहा, मतलब वो मुझे अपने हाथों से खिलाती पूरे क्लास के अंदर, जब भी उसे कुछ मांगना हो तो वो मुझसे ही मांगती आगे, मतलब समझ रहे हो ना। खैर मेरा सपना तो कभी पूरा नहीं होने वाला। बैक टू द चैप्टर। अब जो स्पेशल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट दे रहा था सिनाला कम्युनिटी को, इसका रिजल्ट क्या होता है? गवर्नमेंट का ये सारी हरकतें देख के श्रीलंकन तमिल्स को लग रहा था कि भाई हमें तो गंदी तरीके से इग्नोर करा जा रहा है, हम तो जैसे कंट्री पे है ही नहीं, भाई सब घनघोर लेवल का इग्नोर जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। देन श्रीलंकन तमिल्स को ये भी लग रहा था कि गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज बना रहा है जहाँ इक्वालिटी, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स के मामले पे हो या किसी जॉब पे अपॉर्चुनिटी के मामले पे हो, कुछ भी हो, मतलब इक्वालिटी तो है नहीं कंट्री में। और दूसरा, श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा फील हो रहा था कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, वो श्रीलंकन तमिल्स के साथ इक्वालिटी नहीं कर रहा है, ना पॉलिटिकल राइट ढंग से मिल रहा है, जॉब और अपॉर्चुनिटीज के मामले में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, एंड उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर करा जा रहा है। अब ये सब देख के श्रीलंकन तमिल्स अपना एक पार्टी लॉन्च करते हैं और अपना डिमांड रखते हैं। उनका पहला डिमांड ये था कि तमिल लैंग्वेज को भी सिनाला लैंग्वेज की तरह कंट्री का एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। दूसरा था रीजनल ऑटोनॉमी का डिमांड। अब इसका मतलब था जहां तमिल लोग रहते हैं ना, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट तमिल लोगों के लिए होगा जो तमिल लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। और तीसरा डिमांड था कि कंट्री के अंदर पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जॉब्स एंड एजुकेशन में तमिल लोगों को भी, जैसा सिनाला लोगों को मिलता है। बताओ कितना बेसिक डिमांड था, कुछ बड़ा चीज मांगा नहीं था उन्होंने। ऐसा ही होता है यार, आज भी देख लो तुम, कंट्री पे हमारे साथ वही हो रहा है, हम अपने छोटे छोटे डिमांड लेके जाते हैं गवर्नमेंट के पास और हमें लाठी डंडा मार के भगा देते हैं। अब श्रीलंका में भी वही हो रहा था, उन्होंने ये डिमांड्स को नहीं माना। जब उनका डिमांड नहीं माना गया तो उनको आता है गुस्सा, और वो 1980 से डिमांड करते हैं कि अब हमें एक सेपरेट कंट्री बनाना है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंट तमिल इलम। अभी जो नया कंट्री का डिमांड उठ रहा था, ये मोस्टली श्रीलंका का जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहां उठ रहा था। बट तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट ये डिमांड भी नहीं मानता है। अब जब ये डिमांड नहीं माना जाता है तो दोनों कम्युनिटी के बीच घनघोर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट एक सिविल वॉर में बदल जाता है। अब इस सिविल वॉर का रिजल्ट ये होता है कि दोनों ही कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ लोग मरते हैं, कई फैमिलीज देश छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज पे चले जाते हैं। मतलब तुम देख रहे हो श्रीलंकन तमिल्स ने कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, अपना बेसिक राइट्स मांगा था, और गवर्नमेंट उन्हें वो ही नहीं दे पाया, और इसकी वजह से देश में वायलेंस होता है, लोग मरते आपस में लड़ते हैं। तो ये था श्रीलंका का स्टोरी जिसका एक सैड एंडिंग होता है, कंट्री के लोग आपस में लड़ते मरते हैं। अब आई होप तुम्हें समझ आ गया कि श्रीलंका और बेल्जियम में क्या डिफरेंस था। श्रीलंका के अंदर बहुत गंदे लेवल पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि कंट्री के अंदर पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, जबकि बेल्जियम के अंदर पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा गया क्योंकि वह हुआ था पावर शेयरिंग, जबकि श्रीलंका के अंदर पे पावर शेयरिंग नहीं हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, जिसका नतीजा है सिविल वॉर। अगर बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग ना होता ना तो बेल्जियम का कहानी भी बिल्कुल श्रीलंका की तरह ही होता। तो हमारा अगला टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसका दो रीजन है। पहला पोटेंशियल रीजन, यानी कि प्रैक्टिकली सोच के देखो पावर शेयरिंग करने के क्या फायदे होते हैं। और दूसरा है मॉरल रीजन, कि दिल से सोच के देखो यार पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। पहले प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जब तुम पावर शेयर करते हो ना तो वो दो कम्युनिटीज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसे खत्म कर देता है, तो इसीलिए पावर शेयरिंग करना अच्छा है। और दूसरा, जब तुम पावर शेयर करते हो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, कंट्री के अंदर पे ऐसे सिविल वॉर नहीं हो जाता है। तो ये दो पॉइंट तो था प्रैक्टिकल वाले। अब इमोशनल वाले देख लेते, यानी कि मॉरल वाले देख लेते। देखो डेमोक्रेसी का असली मतलब ही है पावर शेयरिंग, तो इसीलिए तो पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर कोई डेमोक्रेसी में पावर शेयर ही नहीं हो रहा है तो काहे का डेमोक्रेसी यार, फिर तो वो अपना मन मानी हुआ ना। वैसे क्या तुम्हें लग रहा है कि अब इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? लाइक तुम बता सकते हो क्या? दूसरा मॉरल रीजन का बात करते हैं। जब एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होता है, मतलब एक जो सही गवर्नमेंट होता है ना, तो उस गवर्नमेंट के अंदर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है यार।
अब इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने तरीके के होते हैं पावर शेयरिंग? एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, पावर को सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टली बांट दिया जाता है, लाइक गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स पे सबका अपना अपना पावर है और बराबर का पावर है, और ये आपस में एक दूसरे को चेक बैलेंस करते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी कर रहा है तो उसे दूसरा सुधार देगा। अब इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पावर को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है। अब मैं इंडिया का एग्जांपल से समझाता हूँ। इंडिया के अंदर पे सबसे ऊपर में है मोदी जी का सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारे अपने अपने स्टेट्स का अपना एक गवर्नमेंट होता है, एंड देन लोकल लेवल पे पंचायत लेवल पे अपना एक गवर्नमेंट होता है। अब वर्टिकल लेवल पे जब हम पावर को शेयर करते हैं तो उससे फेडरल सिस्टम भी कहते हैं। अब जो छोटे कंट्रीज होते हैं वहाँ पे मोस्टली दो ही लेवल होता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। बट अगर कंट्री बहुत ही बड़ा हो इंडिया जैसा तो वहाँ पे 3 लेवल होता है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। फिर तीसरा है पावर जब तुम शेयर करते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, लाइक वो सोशल ग्रुप रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बेल्जियम के अंदर पे 3 लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटीज था, जर्मन बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग। अब उन तीनों ही कम्युनिटीज के लिए अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना था बेल्जियम के अंदर पे। उसी तरीके से जो इंडिया के अंदर पे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है, जहाँ में कुछ सीट्स रिजर्व कर दिया जाता है SC STs के लिए या फिर औरतों के लिए, वो भी इसी का एग्जांपल है, जहाँ पे पावर को कुछ ग्रुप्स के बीच बांटा जा रहा है। भले ये ग्रुप ST ST वाले हो, वुमेन वाले ग्रुप हो, या कोई ऐसा ग्रुप जो लैंग्वेज के बेसिस पे बना हुआ है जैसे कि बेल्जियम में है। एंड देन आखिरी पावर शेयरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी हो सकता है, प्रेशर ग्रुप्स के बीच भी हो सकता है। अब जब हम पार्टीज के बीच पावर को बांट देते हैं तो पार्टीज में आपस में कंपटीशन होता है। इससे पावर किसी एक इंसान के हाथ पे नहीं होता, वो अपना मनमर्जी नहीं कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोलिशन गवर्नमेंट। लाइक इंडिया पे तुम देखो सिर्फ बीजेपी रूल नहीं कर रहा है, लाइक NDA रूल कर रहा है, उसके अंदर पे कई सारे पार्टीज है, वो सब मिलकर रूल कर रहे हैं। अब दूसरा है प्रेशर ग्रुप्स। इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली CJP को देखा होगा तुमने, कितना बढ़िया प्रोटेस्ट करा था यार, मतलब गवर्नमेंट झुक गया यार, स्टूडेंट्स का डिमांड को मानना पड़ा उन्हें। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल है प्रेशर ग्रुप का। एट द एंड बात ये है कि पावर जब किसी एक इंसान के हाथ में होता है तो वो अंधा हो जाता है। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा। अगर आया तो सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, चैप्टर खत्म होता है, मैं चलता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।